पाकिस्तान तो अभी भी मेरे लिए अमेरिका है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को दिल में लेके घूमते हैं। लोग जो हैं वो पाकिस्तान बैशिंग कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। 10-12 लोग हमारे पास आ गए और वही हमारे गार्ड्स को भी उन्होंने उनकी भी गन्स वगैरह ले ली और सब कुछ, और फिर उन्होंने ये तोड़ना वो तोड़ना हरास करने के लिए फिर हमें नील डाउन कर दिया। मैं और मेरे पार्टनर को हमारी घड़ी हमारे वॉलेट्स ले लिए। भत्ता मांगा जा रहा था या ये डकैती थी? वो हमारा सिस्टम उठा के ले गए, जितने भी मेरा स्टाफ काम करता था उनके लैपटॉप्स उठा के ले गए। एक बात फैसल उन्होंने जो की ना वो मुझे स्ट्राइक की, जब उन्होंने ये कहा ना कि जनाब वो लैपटॉप जो ले गए आपका, वो जब हमने खोला तो स्क्रीन सेवर पे ना वो आपके बेटे की तस्वीर थी, बड़ी खूबसूरत। तो वो हमें पता है वो नाना के साथ और अपने ड्राइवर के साथ, आपके ड्राइवर के साथ जाता है हेड स्टार्ट स्कूल। आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, उसके बाद लॉ उनको सजा दे दे, सजाए मौत भी दे दे, लेकिन आपका तो बड़ा लॉस हो गया। यानी वो आपके बेटे की धमकी देकर आपको ब्लैकमेल कर रहा था? ब्लैकमेल करा। आपको क्या मतलब कोई फैमिली की तरफ से फेवर था, अमेरिका से आपको स्पॉन्सर किया गया या आपने बिल्कुल नए सिरे से स्ट्रगल शुरू की? देखिए आसानियां तो जब वहां से कोई भी इंसान चलता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे आने के बाद हर चीज जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। जिस दिन मैं एयरपोर्ट से उतरूंगा थोड़े दिनों के बाद जी मुझे डॉलर में पेमेंट शुरू हो जाएंगी और मेरी जॉब हो जाएगी या मेरा काम शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पाकिस्तान के बहुत से काबिल लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जाहिर है वो यहाँ के हालात से दिल बर्दाश्त हैं, मगर क्या जब वो ये मुल्क छोड़कर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, अमेरिका, यूरोप या मिडिल ईस्ट वगैरह, तो वहाँ पर जाकर उनको सब कुछ आइडियल मिलता है, उनको आसानी से जॉब मिल जाती है, वो आसानी से उस सोसाइटी में अपना मुकाम बना लेते हैं? क्या सब कुछ अच्छा हो जाता है? आज की पॉडकास्ट इसी से मुतल्लिक है और आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़हाद अहमद साहब, जो तकरीबन 14 साल से अमेरिका में मुकीम हैं और अपना सब कुछ ही पाकिस्तान से वहाँ ले गए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो है वो मुल्क क्यों छोड़ा, और जब वो मुल्क छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हुए तो उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, या सब कुछ उनके हिसाब से चलता रहा, सब कुछ सेट था, सब कुछ आइडियल सिचुएशन उनको मिली। और ये जानने की कोशिश करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि अगर कोई पाकिस्तान छोड़ने का इस वक्त प्लान कर रहा है तो उसको क्या क्या बातें अपने जहन में रख कर जो है मूव ऑन करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर वेलकम। आपके शो में आना, जो इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बड़े शोज में एक है। बहुत बहुत मुबारक हो आप। फ़हाद भाई, सबसे पहले ये बताएं कि अमेरिका का मौसम कैसा है और आप अमेरिका में कहाँ पर हैं इस वक्त? जनाब अमेरिका का मौसम बेहतर हो रहा है। अमेरिका नहीं बल्कि डैलस का बोलूं मैं, क्योंकि मैं डैलस में रहता हूं। तो डैलस का मौसम थोड़ा गर्म था पिछले उस दिनों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। अच्छा फ़हाद भाई, आपसे आज ऑनलाइन पॉडकास्ट करने का मकसद भी ये है कि हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, और ताकि उन लोगों को इंस्पिरेशन मिले जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि बस पाकिस्तान से किसी तरह निकलें और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हम कहीं भी गए तो समझ लें कि हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो। तो बताइएगा कि क्या सच में ऐसा ही है? अगर कोई पाकिस्तानी कहीं यहाँ से निकल कर कहीं जाता है तो उसको वहाँ पर आइडियल कंडीशंस मिलती हैं, ये बताइएगा। और इससे पहले मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान छोड़ा क्यों था, आप यहाँ पर क्या करते थे? जनाब मेरा प्रोफेशन जो था वो इवेंट मैनेजमेंट था, और इवेंट मैनेजमेंट से ख्याल आता है शायद शादी ब्याह करते थे हम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते थे और हमारे क्लाइंट्स थे जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज़्यादा थी, जिसमें रॉश, नोवार्टिस और सारी मल्टीनेशनल्स थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम था। पूरे पूरे साल हम बिजी रहते थे। इवन ये कि जितनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो हम मैनेज करते थे, जो फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, और उसमें ऑन्कोलॉजी हो गई, उसके अंदर हेपेटोलॉजी हो गई, उसके अंदर बहुत सारी गेस्ट्रो की कॉन्फ्रेंसेस यहाँ भी करते थे। और पाकिस्तान से बाहर भी, यूरोप में भी अगर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी तो हम डॉक्टर्स के साथ जाते थे और उनकी प्रोडक्ट डिटेलिंग के इवेंट्स करते थे उनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल सेट बिजनेस था और बहुत अच्छा काम था, बहुत रेपुटेबल नाम था अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी वाइफ जो थी वो आईबीएम में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी चल रही। यानी कि आप एज अ हैप्पी लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छी अर्निंग थी और सब कुछ सेट था। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई सर, फिर क्यों छोड़ने? आपके लिए तो पाकिस्तान ही अमेरिका था उस वक्त, तो फिर आपको ख्याल क्यों आया पाकिस्तान छोड़ने का? जनाब पाकिस्तान तो अभी भी मेरे लिए अमेरिका है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को दिल में लेके घूमते हैं।
और उसकी मोहब्बत तो जा ही नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी कह ले। हमें अभी भी बुरा लग जाता है जब ड्राइंग रूम सेटअप में लोग जो हैं वो पाकिस्तान बैशिंग कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे मुल्क का क्या कसूर है। अगर लोग जो हैं वो बेहतर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसमें मुल्क का कोई कसूर नहीं है। और पाकिस्तान छोड़ने की वजह बहुत सारी थी, उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब फ्लरिश बिजनेस था और हम 10-11 साल मैंने दिए थे उस बिजनेस को। एक दिन का वाकया है कि हम अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, मैं और मेरे पार्टनर, हम डिस्कशन कर रहे थे कोई, और 10-12 लोग हमारे पास आ गए और वही हमारे गार्ड्स को भी उन्होंने, उनकी भी गन्स वगैरह ले ली और सब कुछ, और आके हमसे कहा जी आप कैश दें। हमने कहा जनाब हम कैश कहाँ से दें, हमारे कोई मनी एक्सचेंज का बिजनेस तो नहीं है, हम तो इवेंट्स करते हैं। लेकिन उनको शायद कोई गलत खबर होगी कि शायद हमारे पास कोई कैश होता है, हम कैश की डीलिंग होती है, इवेंट्स करते हैं तो वहां से कैश आता है। तो उनको काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। फिर उन्होंने ये तोड़ना वो तोड़ना हरास करने के लिए फिर हमें नील डाउन कर दिया, मैं और मेरे पार्टनर को। हमारी घड़ी, हमारे वॉलेट्स ले लिए हमारे। लकीली हमारा स्टाफ जा चुका था। नहीं फात भाई, ये भत्ते की कॉल थी आपको, मतलब भत्ता मांगा जा रहा था, या ये डकैती थी? ये मतलब कैसे लोग आ गए और मतलब अचानक से, क्या डकैती कह सकते हैं इसको, या भत्ते के लिए आए थे वो? यार मुझे लगता है फैसल वो वॉच कर रहे थे, और जो है ना वो हमारी मूवमेंट वॉच कर रहे होंगे। और जब हम इवेंट्स करते थे तो मेरा फेस जो है वो थोड़ा जाना पहचाना हो गया था, क्योंकि हेपेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस या ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस में ना जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए हम कैंपेन्स रन करते थे, जिसके अंदर ऑन्कोलॉजी की कैंपेन या हेपेटोलॉजी कैंपेन, तो हम मॉर्निंग शोज में भी जो है ना इनवाइटेड होते थे। तो चेहरा जो है वो फेमिलियर हो गया था शायद, तो इसीलिए जो है ना वो आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है भत्ते की, मुझे तो भत्ता ही लगता है वो। तो वो खैर वो सब एपिसोड बड़ा ट्रॉमेटिक था मेरे लिए कि क्या करें उस वक्त, लेकिन लकीली वो लोग चले गए उस वक्त। लेकिन मजे की बात जब हुई, जब दूसरे दिन उनकी कॉल आई उसी नंबर से, जो उनका नॉर्मल नंबर था। नहीं, वो लेकर क्या गए थे? कुछ लेकर गए थे? क्या लेकर गए थे? नहीं, वो उनको पैसा तो नहीं मिला। वो वॉलेट में 8-10 हजार जो मेरे पास होंगे, मेरे पार्टनर के पास होंगे, वही वॉलेट में जितने पैसे रखे होते हैं वो ले गए। बाकी अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम्स उठा के ले गए, जितने भी मेरा स्टाफ काम करता था उनके लैपटॉप्स उठा के ले गए। उनको लगा कि शायद ले जाएंगे तो हम दूसरे दिन कॉल करेंगे, तीसरे दिन कॉल करेंगे तो ये इसके एवज में हमें अच्छा पैसा देंगे। वही हुआ, उनकी दूसरे दिन कॉल आई मेरे पास। उन्होंने कहा मुझसे कि जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका फात भाई, कि आपने वो 10,000 रुपये काम आ गए। मेरी वालदा की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उनको अस्पताल ले गया। तो जब अस्पताल ले गया तो वो 10,000 रुपये आप ही का काम आ गए, तो इसका सिला तो आपको मिलेगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने चोरी की है भाई, इसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते? खैर उसके बाद उन्होंने कहा जनाब आप बताएं, हम तो 8-10 लोग थे, आपको पता है। मतलब वो इस तरह बात कर रहे थे जैसे कोई मजदूरी करने आए थे वो 8-10 लोग। अब आप बताएं जी, 5 लाख रुपए तो बनते हैं हमारे। मैंने कहा जनाब 5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? थोड़ा सा मुझे गलत बयानी करनी पड़ी उनसे कि जनाब हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, हालांकि हमारा अपना बिजनेस था, और डाउन प्ले करना पड़ा अपने आप को। और बाकी जो मालिकान है वो अमेरिका में रहते हैं जनाब। हमने उनसे पूछा है, उन्होंने तो हमें ही कहना शुरू कर दिया कि जनाब इतने सारा लॉस हो गया तो हो सकता है हमारी सैलरी से ही कट जाए। तो बिल्कुल बेचारगी दिखाई उन्हें हमने कि जनाब हम तो कुछ भी नहीं से कर सकते आपके साथ, और लैपटॉप हमने वापस कर दें क्योंकि हमने ही काम करना है यहाँ पे बैठ के, अगर वो चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जनाब फात भाई आप तो अच्छे आदमी लगते हैं मुझे, तो अब देखें ना मैं अकेला नहीं हूँ, 8-10 लोग हैं। तो वो लैपटॉप बेच के ही जनाब कुछ आ गए तो आ गए, लेकिन फिर भी आप सोच लें। फिर जो एक बात फैसल उन्होंने जो की ना वो मुझे स्ट्राइक की, जब उन्होंने ये कहा ना कि जनाब वो लैपटॉप जो ले गए आपका, वो जब हमने खोला तो स्क्रीन सेवर पे ना वो आपके बेटे की तस्वीर थी, बड़ी खूबसूरत। तो वो हमें पता है वो नाना के साथ और अपने ड्राइवर के साथ, आपके ड्राइवर के साथ जाता है हेड स्टार्ट स्कूल। तो बस बताना था आपको। तो फिर मुझे ये हुआ कि जनाब जो हमारे ऊपर हो गया या हो जाए वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं हम, लेकिन अगर अपने बच्चे पे कुछ आता है तो
कम से कम कोई पेरेंट्स जो हैं वो इस बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, उसके बाद लॉ उनको सजा दे दे, सजाए मौत भी दे दे, लेकिन आपका तो बड़ा लॉस हो गया। तो आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। इसी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि आई थिंक आई शुड मूव। यानी वो आपके बेटे की धमकी देकर आपको ब्लैकमेल कर रहा था? ब्लैकमेल कर रहा था जनाब। तो उसके बाद सर फिर आपने क्या पुलिस को बताया या कोई किसी और इदारे के पास गए, तो क्या जवाब मिला? जनाब पुलिस को भी बताया, सबको बताया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ उसका। और ये एपिसोड हुआ था तकरीबन 2008 के बाद, और 8 के बाद ये एपिसोड हुआ था। 9 और 8 के बीच में मेरे ख्याल से ये एपिसोड हुआ था, और 2010 में मैंने मुल्क छोड़ा था। ठीक है, तो उन अफराद की कोई सियासी वाबस्तगी वगैरह भी थी? कोई उन्होंने ऐसा कुछ कहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। पहले हरास में, आपको पता है ना, वो आते हैं तो जरा बदमाशी दिखाते हैं ताकि लोग डर जाएं, और उसके बाद उन्होंने बस तकाजा किया पैसों का, जो वो करने आए थे। ठीक है, यानी कि आप पुलिस के पास भी गए मगर पुलिस ने आपको प्रोटेक्शन नहीं दी? आप इनसिक्योर फील कर रहे थे उसके बावजूद भी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रोटेक्शन किया, उन्होंने रिपोर्ट लिखी, सब कुछ लिखा, सब कुछ हुआ, लेकिन मिला हासिल कुछ भी नहीं हुआ। सब चीजें होती रही, शनाख्त कर लेंगे, आपको बुला लेंगे, सब कुछ, वो जो एक प्रोसीजर होता है, सब कुछ हुआ, लेकिन जो हमारा लॉस हुआ वो वापस नहीं आया। वो तो चले, वो एपिसोड तो मुझे इतना नहीं परेशान करता, लेकिन वो जो परेशानी जो का बाइस था, वो मेरे बच्चे का जो उनका कमेंट था, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ था। अच्छा फात भाई, ये तो आपने पाकिस्तान की कहानी सुना दी ना कि ऐसा वो क्या इवेंट था कि जिसके बाद आपने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया, मगर आप अमेरिका आ गए। ठीक है सर, तो अमेरिका का वीज़ा मिलना भी आसान नहीं है और यहाँ पर सेटल होना भी आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मुझे ज़रा ये वाली कहानी भी सुनाएं कि आपको क्या, मतलब कोई फैमिली की तरफ से फेवर था, अमेरिका से आपको स्पॉन्सर किया गया, या आपने बिल्कुल नए सिरे से स्ट्रगल शुरू की? आपने किया क्या जो आप अमेरिका सेटल हो गए? जनाब, अपॉर्चुनिटी तो मुझे काफ़ी अरसे पहले से थी, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी उनके पास यहाँ की नेशनैलिटी थी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मूव कर सकता हूँ। लेकिन सोचा कभी भी नहीं था मैंने, क्योंकि जब आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो और आपने इतने साल, 32 साल अपने मुल्क में दिए हो, और आपने इतनी मेहनत की हो इस मुकाम को हासिल करने के लिए, आप यकीन करें, इतने अच्छे लोगों से मुलाकात रही है, इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है, इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है, और इतने अच्छे दोस्त थे वहां पे। तो वो कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे किसी और मुल्क में जाना है। हाँ, हमने ट्रैवल बहुत किया, लेकिन वापस घर ही आना है और यहीं रहना है और यहीं जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, अच्छा कमा रहे हैं हम, और अच्छी रेपुटेशन है, लोग जानते हैं। वाइफ भी हैं, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो कोई मसला नहीं था मुल्क छोड़ने का, कोई जवाज नहीं बनता था। यानी कि यहाँ पर आपको आसानी से जॉब मिल गई, खुद की जगह बना ली आपने, घर सेटल हो गया। आसानियाँ थी या कोई मुश्किलात भी फेस करना पड़ी? देखिए, आसानियाँ तो जब वहां से कोई भी इंसान चलता है तो उसको लगता है कि जितने भी बुरे लोग थे और जितने भी चालबाजियां थी, वो सब हम छोड़ाएं, और अब ये बड़ी क्लीन जगह है, और यहाँ पे आने के बाद हर चीज जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। जिस दिन मैं एयरपोर्ट से उतरूंगा, और थोड़े दिनों के बाद जी मुझे डॉलर में पेमेंट शुरू हो जाएंगी और मेरी जॉब हो जाएगी या मेरा काम शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग, अभी मैं थोड़े दिनों पहले किसी से मिला, उनका बहुत अच्छा बिजनेस है पाकिस्तान में, और वो सब फैमिली को लेके यहाँ आ गए, और उनकी अपनी जाहिर बात है, वही जो मेरे साथ हुआ, हो सकता है कोई ना कोई एपिसोड हो उनके साथ भी, वो यहाँ आ गए, लेकिन वो आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ से जाए नहीं, और वो चाह रहे हैं कि वो असाइलम ले लें, वो ये कर लें। अब उनके पेरेंट्स वहां पे हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दे रहा था कि देखें, हर चीज बड़े सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि लोगों की बातों में मत आइएगा। अपना अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उसको संभालें, उसको देखें,
उस पर गौर व फिक्र करें और सही लोगों के पास जाके बात करें। ये मत समझे, हम वहां से जब आते हैं ना, ज्यादातर लोग हम समझते हैं कि यहाँ पे जो अंकल होंगे, यहाँ पे जो भाई होगा, यहाँ पे जो चचा होंगे, यहाँ पे जो बहनोई होंगे, वो बस हमारे लिए रास्ते जो है ना वो हमवार करते चले जाएंगे और हम उस पर चलते चले जाएंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं और वो बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, और तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देगा। हमें मेहनत कर, हमें ये नहीं सोचना कि यहाँ आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ आने के बाद आपको मेहनत करनी है। यहाँ आने के बाद हमें तो बहुत सारे लोगों को तो गैस स्टेशन पे पहले तो पेट्रोल पंप कहते हैं, यहाँ आने के बाद गैस स्टेशन में ही परेशान होते हैं। वो गैस स्टेशन क्या चीज है, ठीक है ना। उसके बाद वहां पे गैस डालने वाला होता है, वहां पे पेट्रोल डालने वाला होता है आदमी, यहाँ पे खुद उतर के डालना पड़ता है, तो वो तो पहले ही परेशान हो जाते हैं जो नया आता है। ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट है, कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो कल्चरल शॉक लगता है आपको एकदम कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यू नो। तो उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन आपको मेहनत करनी है। दूसरी तरफ ये है कि जो यहाँ पे जैसे मैं हूं, इसी तरह के लोग जो 40-40 साल से रह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है एक कि वो जो नए आने वाले हैं ना, उनको सही रास्ता बताएं, उनको सही रास्ते पे डालें। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, मैं जब नया आया था तो मुझे यही सुनने को मिल रहा था कि मियाँ तुम आ गए हो यहाँ पे छोड़ छाड़ के सब, अब तो तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। भाई 5 साल कोई 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 फ्रेम वो है, टाइम फ्रेम है कोई कि 5 साल क्यों इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें तो यहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हें ये आहिस्ते आहिस्ते करते करते अभी तो तुम बस गैस स्टेशन में जाओ और नौकरी करो। हमारे पास, हम लोग देखें, हम फंड रेजिंग करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम मस्जिदों की फंड रेजिंग करते हैं लेकिन ये चीज बड़ा इफेक्ट करती है नए आने वाले को, क्योंकि वो डरा हुआ होता है फैसल, वो परेशान होता है और उस पर जिम्मेदारी होती है। जब कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आता है, उसके पास चले वर्क वीजा भी है और लीगल तरीके से वो यहाँ पर पहुंच गया, तो क्या यहाँ पर आने के बाद नौकरियां जो हैं वो प्लेट में रखकर पेश की जाती हैं? नौकरियां ही नौकरियां यहाँ पर, या यहाँ पर आकर भी मतलब सर्च करना पड़ता है, या क्या करना पड़ता है? नहीं, देखिए, नौकरियों की बात है तो नौकरियों में 2 किस्म की नौकरियां हैं। एक तो ये है कि जो आप वहां काम करते आ रहे हैं, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपकी फील्ड की जॉब के लिए, जैसे अकाउंटिंग है, अब अकाउंटिंग में अगर कोई बाहर से आता है तो उसको पता है कि भाई स्किल, आप स्किल की बात कर रहे हैं, एक स्किल है एक नॉन स्किल है जी। तो वो ये है कि एक आदमी वहां से आ गया, वहां पे कुछ नहीं कर रहा था, उसने यहाँ आ गया, वो गैस स्टेशन में काम कर रहा है, बुरी बात नहीं है, काम करें, बिल्कुल करें, मेहनत में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना गोल हासिल करना है तो आपने साथ में काम जरूर करना है, क्योंकि आपको बिल पे करना है भाई, वो जरूर करें। लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे सीपीए करना है। सीपीए करने के लिए मुझे मेहनत डबल करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मुझे अपना बिल देने के लिए जॉब भी करनी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये रेड कारपेट बिल्कुल भी नहीं है, ये इजी चीज बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फॉर श्योर आपको उसका सिला जरूर मिलता है। कम्युनिटी गैप कितना है? मतलब आप, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, वहाँ पर अमेरिका, वहाँ का बिल्कुल अलग कल्चर है, तो सोसाइटी गैप कितना है? आप वहाँ एडजस्ट होने में भी आप लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं? देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे तो ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि दूसरी स्टेट्स में जो है वो मसले हैं और लोग बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डैलस में जो है मसाजिद भी बहुत ज्यादा हैं और एक माहौल है, अच्छे लोग हैं, तो उसमें जो है ना वो आप इजी हो जाता है आपके लिए, कि क्योंकि देसी बहुत ज्यादा है डैलस में, जिसमें इंडियंस भी आते हैं। नहीं, 9/11 के बाद आप लोगों को, मतलब मुसलमानों के लिए, मतलब एक अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, या? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट तो मेरे ख्याल में, जो एक्सट्रीमिस्ट होता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर किसी भी मजहब में कोई समझता है कि जी ये फला मजहब से ताल्लुक रखता है और ये एक्सट्रीमिस्ट है या ये हमें तंग कर रहा है, तो वो उस मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता। पुट इट दिस वे, आप उसको बिल्कुल अलग कर दें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो,
आप वो जो एक्सट्रीमिस्ट है वो हम में से नहीं है, वो रिलीजन फॉलो नहीं करता। वो जो रिलीजन फॉलो करता है वो कोई अपना ही रिलीजन कोई फॉलो करता होगा, लेकिन वो ये वाले रिलीजन। फाद भाई देखें, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर जिन अमेरिकन के बीच आप रहते हैं क्या वो लोग भी यही समझते हैं? क्योंकि 9/11 के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिसमें ये लगा था कि जो है वो मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ रही है। देखिए, मुसलमानों के लिए नफरत बढ़े या वो बढ़े, लेकिन मुसलमान तो बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। आपने देखा जो कन्वर्जन रेट है वो डैलस में मैं हर हफ्ते देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। तो वो तो कोई मसला नहीं। हमें ये देखना है कि हम अपने रिलीजन में जो हमें सिखाया गया है ना, हम उससे मरूब कर सकते हैं लोगों को, हम उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। हम गोरों के बीच में रहते हैं, अगर हम कचरा बाहर फेंकते हैं तो गोरों को पता होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं। अगर हम गाड़ी गलत खड़ी कर देते हैं उनके घर के सामने तो उनको पता होगा यार, उनके फौरन रिलीजन पे आती है बात, फौरन टारगेट होता है रिलीजन। तो यू हैव टू बी केयरफुल अपने रोजाना के मामलात में। जब भी आप किसी से कोई डील करें तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये चीज देखिए, मीडिया उनका है, मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, सारी चीजें करता है, लेकिन आपका काम क्या है? आपकी क्या कर सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि भाई अपने आप को सही रखें, अपने मामलात को सही रखें उनके साथ। तो आई थिंक ग्रेजुअली जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तमाम ममालिक के लोग हैं अमेरिका में, तो आपकी इंडियन से भी मुलाकात होती होगी, दोस्त भी होंगे, इसी तरह बांग्लादेशी दूसरे मुल्कों के लोग भी आपके सर्किल में होंगे। तो वो पाकिस्तान के हालात देखकर वो क्या कहते हैं? आप लोगों को टॉन्ट तो नहीं करते या हमदर्दी दिखाते हैं, या क्या डिस्कशन क्या होती है जब 3-4 मुल्कों के अलग अलग लोग मिलकर बैठते हैं? तो देखिए, घरों के अंदर तो वो जो भी बात करते हैं वो तो हमें नहीं पता चलती है, लेकिन जाहिर बात है जब वो बात करते हैं तो उनमें एक मजाक जरूर होता है कि क्या हो रहा है, और वो हमें भी नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब वो हमारे हुक्मरानों के हालात देखते हैं, जब उनकी बातचीत सुनते हैं, तो उनको भी लगता है कि यार आपका मुल्क इतना, यहाँ पे आप लोग इतना फ्लरिश कर रहे हैं, इतना अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इज्जत है, आपको लोग पहचानते हैं, तो आपके मुल्क में ये हो क्या रहा है? हमसे तो वो एक हमदर्दी करते हैं, लेकिन दिल में तो उनके होता है कि ये, क्योंकि उनको पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत तो नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं है जो हमारी है। तो वहां पे हम डिफेंसिव जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो हमेशा अपने लोगों से कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, आपने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ना है। वहां पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, क्या उनमें आपस में इत्तेहाद है? क्योंकि पाकिस्तान में रहने वालों में तो सियासतदान हो या आवाम हो, उनमें इत्तेहाद नज़र नहीं आता, बटी हुई है कौम। तो जब हम बाहर चले जाते हैं, जैसे आप अमेरिका में हैं, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें आप इत्तेहाद देखते हैं या वहाँ भी ऐसे ही बटे हुए हैं वो लोग? देखिए, इत्तेहाद बिल्कुल है, इत्तेहाद है, और मेरे ख्याल से क्योंकि कम्युनिटी छोटी है तो एक दूसरे का ख्याल जरूर रखते हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो बीज हमारे पुराने लोगों ने बोया है कि पंजाब और सिंध और माजिर और पठान, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जोश जरूर मारता है, उसकी झलक जरूर आती है जब किसी कौम पे बात आती है, क्योंकि टुकड़ों में हमें बांटा गया है, तो उसका असर जरूर आता है। लेकिन कोशिश जरूर करते हैं हम सब कि उसको नजरअंदाज करें और उसको ना उस तरफ जाएं। और मेरे ख्याल से ये टाइम से आएगा, और क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि बहुत कोशिश करके जो है ना ये जहनों में डाला गया है, विच इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक मखसूस कल्चर है, ठीक है। हम एक आज़ाद ख़याली अफोर्ड तो कर सकते हैं मगर एक मखसूस हद तक। तो आप जाहिर सी बात है अमेरिका में हैं, वहाँ का एक बिल्कुल बोल्ड अलग कल्चर है, और फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अक़लियत में हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस सोसाइटी के कल्चर को आप जैसी फैमिलीज़ कैसे मैनेज करती हैं जो इतने सालों से रह रही हैं? जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, बेटे होंगी, बेटियां होंगी, तो वो सोसाइटी को आप के डिफरेंस को आप कैसे मैच करते हैं? कि मतलब जाहिर सी बात है कि एक लिमिट होती है ना और उसकी, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? ये भी मुश्किल होता है मैनेज करना या ये हो जाता है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा कि हम फॉर्चुनेट हैं कि हम डैलस में रहते हैं, और डैलस में बेहतर हैं हालात अगर आप पूरे अमेरिका में अगर कंपेयर करें
तो यहाँ पे थोड़ा आसान है, लेकिन हाँ, घर की तालीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बताना सही और गलत की तमीज़, क्योंकि सही बात है कि बच्चे जो है वो ज़्यादातर टाइम जो है 90% टाइम जो है वो स्कूल्स में होते हैं, वो दूसरा कल्चर देखते हैं। लेकिन आपका काम यह है कि उनको बार बार ये बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी वैल्यूज़ है, क्या हमारा रिलीजन कहता है हमसे। तो आई थिंक अगर आप बार बार बच्चों के साथ बैठें और टाइम स्पेंड करें, तो बच्चे जो हैं वो आजकल के बहुत अक्लमंद हैं, वो समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है आपकी, कि आप ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी मैं तो अमेरिका आ गया हूँ, तो बेगम भी कमा रही है और मैं भी कमा रहा हूँ, तो हमें टाइम नहीं मिलता। तो अगर टाइम नहीं मिलता तो भाई ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर आपका बच्चा सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, गलत रास्ते पे चला गया है, तो ये आप ही का लॉस है। तो इसको अगर आप किसी को एक्सक्यूज बता रहे हैं तो उसको बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनाब तलवार आप ही के ऊपर गिर रही है, क्योंकि आपको ही नुकसान हो रहा है उसका। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो दिल में लिए फिरते हैं, भले पाकिस्तान में नहीं है, मगर मुझे ये बताइए कि आप हो गए, आप जैसे और बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनकी एक नई नस्ल वहाँ पर जवान हो रही है, बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? वो क्या पाकिस्तान आना चाहते हैं? उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान उनके लिए रहने की जगह हो सकती है, या इन फ्यूचर कभी पाकिस्तान आना चाहते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह सोचेंगे, क्योंकि उनको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि उनके लिए यही मुल्क है। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं या हमारे फोर फादर्स जो हैं, उन्होंने माइग्रेट किया इंडिया से, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इंडिया की मोहब्बत लेके पाकिस्तान में रहते रहेंगे। उनके लिए पाकिस्तान एक मुल्क था। इसी तरह हमारे बच्चों के लिए भी अमेरिका एक मुल्क है, उसको कैसे रहना है, उसमें कैसे फ्लरिश करना है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें, हाँ उनको फोर फादर्स का मुल्क है, उनको मोहब्बत है उससे, वो जाते हैं हमारे साथ, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आके रहना चाहेंगे, ऐसा होता नहीं। आप इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के इदारों से भी आपका कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा, काम पड़ा होगा। पुलिस है, कोर्ट है, या कोई और शहरी इदारे हैं, और जाहिर सी बात है आपने पाकिस्तान में भी ज़िंदगी गुजारी है। तो आप दोनों में क्या देखते हैं? क्या वहाँ पर भी इसी तरह की रवायती कल्चर है रिश्वत का, और मतलब सबके लिए कानून बराबर है, नहीं है? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अच्छा फैसल, मैंने आज तक 14 साल हो गए हैं, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़े। लेकिन और रिश्वत की जहाँ तक बात है, मैंने आज तक 14 साल में नहीं देखी है कि कोई इदारा जो है वो मुझसे पैसे मांग के जो कोई काम करा रहा हूँ, और विच इज़ गुड थिंग। और यहाँ के बच्चे भी और यहाँ का माहौल भी सच बोलना सिखाता है। और हमारे बच्चों से भी अगर आप कहते हैं, जैसे बड़ा फनी बात है ना कि आप बच्चों से कहते हैं वो फला अंकल आ रहे हैं, कहते हैं ना अब्बू घर पे नहीं है, तो वो कहते हैं आप तो घर पे हैं, तो उनको ये चीज समझ नहीं आती। और मुझे ये अच्छा लगता है कि इन बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आती, वो वही कहते हैं जो सच है। और इवन ये है कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपका चालान होता है और आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, और आप बच्चों से कहते हैं जल्दी पुलिस वाला आ रहा है, अभी पहन लो, अभी पहन लो, और पुलिस वाला पूछता है आके आपने सीट बेल्ट पहनी है, तो बच्चे बिल्कुल बता देते हैं कि जनाब अभी पहनी है आपको देख के, उससे पहले हमने पहनी भी नहीं थी। तो एक तरफ तो देसी जो मेंटालिटी है उस पर तो आपको गुस्सा आता है कि यार ये क्या कर दिया, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको खुशी महसूस होती है कि कम से कम आगे की जो नस्ल है वो सच पे है, वो सच बोलेगी, वो हर एक के लिए वही चीज बोलेगी जो उनको सही नजर आएगी। वहाँ पर जो इंडियन लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, या मतलब ये एक ऐसे ये ख्याल है? क्योंकि जितने बड़ी कंपनीज़ के हम सीईओज़ देखते हैं या इंडियन कंपनीज़ देखते हैं, वो तो बहुत आगे नज़र आती हैं, पाकिस्तानी तो बज़ाहिर इतने नज़र नहीं आते। क्या ये बात सच है कि मतलब वो लोग डोमिनेट हैं इस वक्त अमेरिका में? देखिए, अलग अलग फील्ड्स हैं। अगर आप पाकिस्तानी इसकी बात करें तो बहुत, जैसे डॉक्टर पेशा है, उसके अलावा आईटी में लोग हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी। बहुत से पाकिस्तानीज हैं जो बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं या वो डोमिनेट कर रहे हैं, सब अपनी अपनी। देखिए, वो हमेशा से पॉपुलेशन में ज्यादा है, तो वो जाहिर बात है उनका नजर आता है, फिगर नजर आता है बड़ा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तानी किसी से पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात है सीईओज की और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल है या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेप्सी है, हाँ सही कह रहे हैं आप कि वहाँ पे जो है वो इंडियंस जो है वो अच्छी पोजीशंस पे हैं और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी जैसे मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज हैं, डॉक्टर अथर हैं, इज अ वेरी वेरी रिनाउंड ऑर्थोडोंटिस्ट। इसी तरह असद हैं, इस बहुत सारे, इमरान अफरीदी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में और बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। वहाँ पर आप रहकर टैक्स देते हैं? क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती, गो कि वो हर चीज़ पर टैक्स पे करती है, मगर फिर भी इसके बावजूद शिकायत रहती है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, इसीलिए हुकूमत के पास पैसे नहीं होते। तो आप वहाँ पर टैक्स देते हैं, और अगर टैक्स देते हैं तो उसके बदले हुकूमत आपको क्या क्या देती है? देखिए, हम जब टैक्स देते हैं तो बिल्कुल जो बनता है टैक्स वो हमारे पास से जाता है और हमें खुशी भी होती है देने में। इसलिए खुशी होती है कि हम रोड्स पे जहाँ गाड़ी चलाते हैं वो हमें नजर आता है कि कैसे बनी हुई है, कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, कितनी अच्छी क्वालिटी की बनाई हुई है। हम सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, हम स्टॉप साइंस देखते हैं, हम पोल्यूशन नहीं है वो देखते हैं, हम पार्क्स देखते हैं बच्चों के लिए, जो पब्लिक पार्क्स हैं वो देखते हैं, हम अपनी एजुकेशन बच्चों की देखते हैं, पब्लिक स्कूल में क्लास 1 से लेके 10 तक फ्री एजुकेशन देखते हैं हम। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें जो हम दे रहे हैं उसके बदले हमें बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा फात भाई, बस लास्ट एक दो क्वेश्चंस हैं। मुझे ये बताइए कि अगर कोई पाकिस्तानी इस वक्त अमेरिका आने का प्लान कर रहा है और वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किन बातों का ख्याल रखे? देखिए, सबसे पहले तो जो सही लोग हैं उनसे बात करें। ये ना कहें कि मेरे फलां दोस्त ने ये कह दिया है, मेरे मामू ने ये कह दिया है, मेरे खालू ने ये कह दिया है, उस पर बिल्कुल ना जाएं। अपनी रिसर्च करें। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, तालीम दी है, उसका सही इस्तेमाल करें। और ये जो लोग हर रोज नई नई दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, उनके पास बिल्कुल भी ना जाए। आपने आपने अपनी रिसर्च करनी है, आपने वो लोग देखने हैं जो रेपुटेबल हैं और उनसे आपने बात करनी है। कोई भी आदमी, मैं खुद भी कुछ नहीं बता सकता कि आपको इमिग्रेशन, आपको वीजाज के सिलसिले में वो आपको उसका प्रोफेशनली बताएगा जो लॉयर होगा कि उसको आपको क्या करना है यहाँ आने के लिए और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है। तो वो गेम प्लान समझें, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इस वक्त। तो वहां से अगर फैमिली कोई मूव होती है तो जो टिकट के हालात हैं वही आप देख लें कि लाखों में बनता है। तो वो आप अफोर्ड करते हैं, नहीं करते हैं, कितना अर्सा लगता है, सब कश्तियां जला के, सब पैसे बर्बाद करके आप यहाँ आने के बाद आप समझेंगे आते के साथ ही मुझे होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। आपको, मैं जब नया नया आया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ जगह पे काम करता था, बैंक्वेट मैनेजर था मैं, तो मैं समझता था बैंक्वेट मैनेजर जी बहुत तोप चीज है। लेकिन $7.25 उस वक्त मिनिमम वेज थी और मुझे उन्होंने 7.5 दिए थे क्योंकि मैं मैनेजर था, तो 4 आने ज्यादा थे मेरे। और उस पे मुझे 17 घंटे काम करना पड़ता था जब जाके मैं अपने बिल्स पे कर पाता। लेकिन मेरा फोकस था कि मुझे कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो देखता हूँ कि कैसे ये सब कुछ हो गया। और उसमें मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे घर वालों की दुआएं हैं, मेरे ऑनेस्टी के साथ काम है। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर आपको अल्लाह की वहदानियत पे और अल्लाह के वजूद पे बिलीव होता है कि वो अल्लाह ही है जो सारे मामलात चला रहा है। और आपको अब 2 बिजनेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये आसान नहीं था, लेकिन उस मालिक ने सही काम का सही सिला दिया है, उसको बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा फात भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई पाकिस्तानी मिडिल क्लास का अगर वहाँ पर फैमिली के साथ शिफ्ट होने का सोच रहा है, तो आपके ख्याल में उसके पास कितनी अर्निंग का प्लान होना चाहिए? यानी कि वो कितने $1000 जो अगर वो कमाएगा और उसके बाद वो यहाँ के अखराजात अपनी जो फैमिली पर उसके लगेंगे, वो कितने पैसे उसके पास अर्निंग का कितनी अमाउंट होनी चाहिए?
आपके ख्याल में $4,000 से गुजारा हो जाएगा? $5,000 कितने होने चाहिए पर मंथ? अगर आप दो बच्चों के साथ या अगर आप दो बच्चों के साथ यहाँ मूव कर रहे हैं, मियाँ बीवी और दो बच्चे, तो कम से कम आपके पास 3,000 से 4,000 होने चाहिए कि आप छोटा सा एक अपार्टमेंट हो आपका, और आप जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकें। बहुत इलाबरेट चीजें नहीं होंगी आपकी, लेकिन इंशाल्लाह 4,000 अगर आपके पास हो, मेरे ख्याल से 4,000 हो, तो आप बहुत ही अच्छा सा एक दो कमरे का अपार्टमेंट लेके, और आप बहुत तरीके से अगर आप खर्चा करें तो मेरे ख्याल से आप 4 से 5,000 में कर सकते हैं। इसमें यानी कि आपके तमाम रेंट्स आ जाएंगे, बिल आ जाएंगे, ग्रोसरी आ जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग सब आ जाएगा इसमें? जी, रेंट और बिल आएगा। और मैंने जैसे कहा पब्लिक स्कूल में एजुकेशन फ्री है, तो आप पब्लिक स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 4 to 5,000, मेरे ख्याल से, मैं दूसरों का नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कनात पसंदी से रहें तो आप कर सकते हैं इसको मैनेज। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है, और उसको अगर यहाँ पर कहीं पे जॉब मिल जाती है और वो तकरीबन 12 घंटे काम करता है, तो वो आपके ख्याल में कितना अर्न कर सकता है? $3-4 हज़ार कमा सकता है वो महीने के? मेरे ख्याल से 2,500 तक कमा सकता है वो, 2-2,500 तक, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अगर वो स्किल्ड बिल्कुल भी नहीं है और वो किसी गैस स्टेशन में काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 2,500 रुपए तक, 2,500 से 3,000 रुपए तक वो कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो खासतौर पे इंडियन फैमिलीज आती हैं, वो दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं, तो जब जाके वो 5, 5,500, 6,000 रुपए मिलके कमाते हैं, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। फाद भाई, आखिरी सवाल, मुझे ये बताएं कि क्या आपको पाकिस्तान की याद आती है? आप तो माशाल्लाह वहाँ पर हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी फैमिली सेट है, सब कुछ सेट चल रहा है, तो फिर आप लोगों को पाकिस्तान की इतनी फ़िक्र क्यों रहती है? अभी आप, जाहिर सी बात है, हमने भी आपसे रब्ता किया और आप बड़े एक्साइटेड थे कि नहीं यार पाकिस्तान में बात होगी, पाकिस्तान के लोग देखेंगे, तो ऐसी क्या चीज़ है, क्या पाकिस्तान को ऐसा क्यों देखते हैं आप, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? जनाब, मैंने जैसे कहा, पाकिस्तान को तो हम अपने दिल में लेके फिरते हैं। अमेरिका में भी मेरे बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में, और उन दोस्तों में फैसल का नाम भी शामिल हो गया है। यहाँ पे भी मैं जब दावतों में भी जाता हूँ, तो अपना लिबास, शलवार कमीज मेरे पास मेरे ख्याल में दर्जनों होंगे जो मैं सिलवाए हैं मैंने वहीं से, और वही पहन के जाता हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ अपने मुल्क को, और मुझे खुशी होती है, बल्कि फ़ख्र होता है मुझे। और पाकिस्तान हर साल आना होता है मेरा, हर साल जाता हूँ मैं। हम बहुत दोस्त हैं, जाहिद की निहारी, बापू का बर्गर, इसाक का बर्गर, और वहीद के कबाब, फ्राई कबाब, लस्सी, रबड़ी फ्रेस्को की, और सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे पसंद है। और ठेले वाला आदमी हूँ भाई, मैं ठेले से खाता हूँ, और जेंडर्स भी जाता हूँ लेकिन जो जिस स्कूल से मैंने पढ़ा, बीवीएस पारसी हाई स्कूल से, और जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा, डीजे से, तो वहाँ पे बहुत खाया हमने, बहुत पिया, बहुत बहुत मजा किया। इसीलिए पाकिस्तान तो मैं भूल नहीं सकता कभी, और मुझे हर थोड़े दिन बाद पाकिस्तान की याद आती है, और मैं हर साल इसीलिए पाकिस्तान चला जाता हूँ। हम भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, और बल्कि अब तो आप लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप लोग जो वहाँ से कमा कर भेजते हैं, उससे हमारे जो है वो स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो बढ़ते हैं, और हम लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान का ही हिस्सा हैं और आप भी हमारे दिल में हैं। बस आप दुआ कीजिए कि हमारे हालात सेट हो जाएं, और जाहिर सी बात है इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, आपका भी इमेज बेहतर होगा। तो बहुत सी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए सर। बस लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहिए, फिर वाइंड अप करते हैं सर। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से फैसल, और बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और बहुत खुशी है मुझे। और जितना भी मैं बता सका हूँ आपको, अपनी आप भी थी, वो मैंने बताई है आपको। और जैसे आपने कहा, दुआ मेरी हर दफ़ा होती है, हर रोज़ होती है, हर नमाज में होती है कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और उनके लोगों के हालात बेहतर हों, और इतने अच्छे प्यारे लोग हैं। मेरा आधा ख़ानदान जो है वो वहाँ रहता है, और उनके लिए दिल में दर्द रहता है हमेशा। इसलिए उस मुल्क को तो मैं शायद मरते दम तक नहीं भूल सकता, और वो उसकी मोहब्बत मेरे दिल से नहीं जा सकती। चलें फाद भाई, बहुत शुक्रिया, और कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे किसी मौजू पे बात होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू वेरी मच।
हैं।